हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनस क्लासेस पावर्ड बाय जीनस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब आज हम जो बात करेंगे वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमारी दो हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, वो रिएक्शंस जिसमें सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को प्राप्त करें या हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, छोड़ दें। क्या है, यदि कोई सब्सटेंस है, रिएक्टेंट साइड पहले जुड़ा हुआ है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड यदि फॉर्म हो तो उससे पहले वो ऑक्सीजन को छोड़ दे, ऑक्सीजन को गेन कर ले या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। क्या ऑक्सीजन है उसको अपने साथ बना ले, ऑक्सीजन गेन कर ले, प्राप्त कर ले और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी के साथ हम ये समझ लेते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, ऑक्सीजन गेन्स करता था और लूजेस हाइड्रोजन को। लेकिन अब यदि बात करें रिडक्शन रिएक्शन की तो इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, छोड़ देगा, लूजेस कर देगा। और एक बात और ध्यान रखना, ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन कभी नहीं हो सकती। यदि कोई रिएक्शन है तो उसमें दोनों पाई जाएंगी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। इसीलिए हमने पहले दोनों की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद एग्जांपल बताएं। समझ में आ गया। और जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स से समझो, रिडॉक्स REDOX, तो RED है, इसका मतलब हो गया रिडक्शन, और OX ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिया ZnO+C जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, एरो Zn+Cu जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो हमारा जिंक ऑक्साइड था ZnO, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, अपने से हटा दिया। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन को हटाते हैं वो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखो इस जगह क्या होगी, रिडक्शन। अब जो कार्बन था ये बेचारा सिंगल था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है प्रोडक्ट साइड। देखो कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये बात समझ में आई। अब यही हम ये समझ लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो जस्ट अपोजिट होता है, क्यों, एजेंट का मतलब ही होता है जासूस, जो अपोजिट में जाके काम करे और जासूसी करके इधर की उधर पहुंचा दे। तो जैसे यदि रिडक्शन हो रहा है जिस जगह, ध्यान रखना, जिस जगह रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे रिडक्शन ZnO में हुआ तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, कार्बन में, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन जिसमें होती है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ रिडक्शन होती है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी, अरे आ गई होगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस क्लोरीन, H2S प्लस क्लोरीन, एरो S प्लस HCl। अब देखो H2S में क्या हुआ, H2S में हाइड्रोजन है, उसे रिमूव किया गया, इधर S ही रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। और जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ध्यान है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, जस्ट अपोजिट है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्लोरीन सिंगल था बेचारा, अब ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते थे हम, रिडक्शन। और यहाँ रिडक्शन होता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब चले आगे, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लो, अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। चलो यहाँ तो हम समझ गए कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। लेकिन यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही ना, तब क्या करेंगे।
यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो ही ना, तब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? चलो समझते हैं हम यहीं और क्यों हैं, इसीलिए तो हैं। तो देखो, यदि मेटल का एडिशन हो रहा है किसी रिएक्शन में, यदि मेटल ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। ध्यान रखना, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है और यदि एडिशन मेटल का हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। या फिर नॉन मेटल का क्या हो जाएगा? रिमूवल। एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, वेराज रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। यदि जैसे रिडक्शन एडिशन मेटल का हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, और यदि नॉन मेटल का रिमूवल होगा, रिमूव किया जा रहा है नॉन मेटल को, तो भी रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यदि नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो हो गया ऑक्सीडेशन, या फिर मेटल को रिमूव किया जा रहा हो तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सीधी डेफिनेशन में भी यही लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड reduction, whereas addition of non-metal is called oxidation, removal of metal is called oxidation, whereas removal of non-metal is called reduction। एक ही साथ कर दी दोनों डेफिनेशन। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जिंक प्लस फेरस क्लोराइड Zn प्लस FeCl2, एरो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस Fe। अब देखो जिंक क्या है हमारा जिंक मेटल, और यदि हम FeCl2 की बात करें तो इसमें क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और हम जानते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? क्लोरीन ऐड हुआ है जिंक के साथ, तो यहाँ नॉन मेटल यदि ऐड होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखो ये तो हो गया Zn के साथ Cl2 हो गया, अब FeCl2 में सिर्फ Fe रह गया, क्लोरीन रिमूव हो गया है। और यदि नॉन मेटल रिमूव हो तो क्या बोलते हैं उसे? रिडक्शन। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हो गया है, नॉन मेटल रिमूव हो गया, FeCl2 से Fe रह गया है, और उधर क्या था? Zn से ZnCl2 हो गया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और देखो जो हमारा जिंक है ZnCl2 बना, यहाँ क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सही बताया बिल्कुल। और ऐसे ही FeCl2 से क्या बन गया? Fe रह गया, तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तो क्या बोलते हैं हम एजेंट में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सही, अब आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया है, मैं तो यही आशा करता हूं। तो अब चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन जो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो कि हमारे दो ही हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो चलो अब चलते हैं कोरोजन की ओर। तो देखो कोरोजन क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं कि कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट्स ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड इट सच अ ह्यूमिड एयर एंड एसिड एटसेट्रा। मतलब ये है, जो कोरोजन है एक केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, हमारे चारों जो भी पदार्थ सब्सटेंस पाए जाते हैं वो नमी की हेल्प से, यदि वहाँ नमी पाई गई है या कोई एसिड है तो उसकी हेल्प से किसी मेटल को धीरे धीरे वो खाते रहते हैं और उस पर मतलब खाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन प्रोसेस। कोरोजन को हिंदी में कहते हैं जंग। तो ऐसे ही जंग लग जाती है हमारे मेटल्स में। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस, when a metal is attacked by the substance around it such as humid air, acid etc., the metal is said to be corrode and this gradual process of eating up the metal is called corrosion। देखो जो सब्सटेंस है हमारे चारों ओर ह्यूमिड एयर में पाए जाते हैं, नमी वाली हवा में या एसिड में, वो मेटल पे अटैक करते हैं और उस अटैक के दौरान हम कह सकते हैं मेटल जंगीय हो गया है, कोरोड हो गया है, और धीरे धीरे उसको खाते खाते मेटल को कोरोजन प्रोसेस की बात कह देते हैं। कोरोजन इज ऑफ आयरन। यदि आयरन में कोई कोरोजन हो रही है जंग, तो उसका अलग से नाम दे दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, और जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं हमारी उनमें रस्टिंग ऑफ आयरन का जो एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल क्या रिएक्शन है, तो वो ये है कि 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O एरो 2Fe2O3 डॉट XH2O। देखो इसमें क्या है, 4 एटम है हमारे आयरन के और 6 एटम ऑक्सीजन के और फिर 2XH2O जो वाटर है। अब आप कहोगे X क्या है, तो देखो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स X इन द रस्ट इज नॉट फिक्स्ड रेदर इट वेरीज।
देखो यहाँ एक्स है जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, हर जंग में अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जंग लग जाती है किसकी वजह से लग जाती है, ह्यूमिड एयर हो, नमी वाली हवा, नमी में एसिड की हेल्प से, सब्सटेंस जो हमारे चारों ओर हैं उसकी हेल्प से वो उसको मेटल को धीरे धीरे खाती है, तो उसमें कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वो रस्ट हो जाता है यदि आयरन की बात करें तो देखो आप रिएक्शन समझ गए, इसे याद कर लें, ये क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है एग्जाम में भी। अब देखो बात करते हैं प्रिवेंटेशन की। यदि हम रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर जंग लग गई है किसी मेटल पे या न लगी हो तो उसे बचाएं कैसे, जंग लगने से बचाएं कैसे। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट, हम उस पर पेंट कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं, और यदि हम उसको किसी भी नमी वाले स्थान पर न रखें तो हम बचाव कर सकते हैं। यदि ह्यूमिड एयर में या एसिड में ही रस्टिंग हो जाती है तो हम उसमें रखें ही ना, तो हम बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की, किसकी, रेंसिडिटी की। अब देखो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन आल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। ये क्या करता है, फूड पर अपना प्रभाव दिखाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस फूड पे यदि हो रही है तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी, और यदि वो डैमेजिंग इफेक्ट ऑक्सीडेशन का मेटल पे हो रहा है तो कहते हैं कोरोजन। बस नाम अलग अलग हैं। रेंसिडिटी को हिंदी में भी कहते हैं बासी। क्या कहते हैं, बासी। आप ऐसे ना तो ऐसे समझे, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट ओपन फ्रॉम सम टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यदि किसी हम फैट या ऑयल्स वाले भोजन को खुले में यूं छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगेगा, अजीब सी स्मेल, और टेस्ट भी उसका खाने लायक नहीं रहेगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा। और हम कह सकते हैं वो भोजन कैसा हो गया, बासी हो गया, रेंसिड हो गया है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल एंड मेकिंग द फूड अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब देखो इसको समझते हैं, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं और अनप्लीजेंट टेस्ट भी देने लगते हैं। मतलब अजीब सा टेस्ट होगा, अजीब सी स्मेल आने लगती है जब भोजन अनफिट हो जाता है हमारे खाने के लिए। जो हमारा भोजन है हम जो खाते हैं वो अनफिट हो जाता है, सही नहीं रहता है खाने लायक, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। आप ऐसे नहीं तो ऐसे समझें, जैसे हमने कुरकुरे खरीदे, कुरकुरे खरीदने के बाद उसके पैकेट को ओपन कर दें हम, ठीक है, और ऐसा ही खुला छोड़ दे तो क्या हो जाता है, वो थोड़े नमी टाइप के हो जाते हैं। अरे गाँव में कहते हैं सीड़ गए, सीड से जाते ना, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। आप बात मेरी समझ रहे हो, बस इसीलिए मैं ऐसा वर्ड्स बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अब इससे प्रिवेंटेशन कैसे होगा, बचाव कैसे होगा रेंसिडिटी से, तो देखो बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। जैसे कुरकुरे आते हैं तो इनमें क्या होता है, आप कहते हो इतने तो भर दिए, हवा भर देते हैं और इतने से कुरकुरे रख देते हैं, कुछ नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस फिक्स होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसलिए फिक्स होती है ताकि वो सही रहें, खराब ना हो, और इसीलिए महंगे होते हैं और साथ ही साथ ये खाने में अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, हम यदि किसी भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख दें, किसमें, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, तो हम बचाव कर सकते हैं रेंसिडिटी से। तीसरा, यदि बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें भोजन को, जैसे हम करते ही हैं एयर टाइट कंटेनर में। जैसे हम अपने घर पे माँ, मेरी बहनें चपाती वगैरह बनाती हैं तो उनको रख देती हैं ना बर्तन में एकदम बंद करके, टिफिन बॉक्स वगैरह लगाते हैं तो एकदम उसमें। और बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही ना हो। ये दो होते हैं हमारे, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। आशा करता हूँ आज आपको ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। जो भी हमने आज पढ़ाया है आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया। रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, और जितना भी हमने पढ़ाया है इस चैप्टर में, आपको आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर की अंतिम सांसें हैं, अंतिम है, खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर में शायद ही कुछ बचा हो, और यदि कुछ बचा हो आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस रिवीजन करते रहना घर पे, ऐसा ना हो कि बस देख लिया अब खत्म, अब कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया। ट्राई करते रहना, बीच बीच में वीक में एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना, जो आपकी बुक्स हैं वो चेक करते रहना, ठीक है। और बस यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दिया है, लेकिन सब्सक्राइब तो आप करोगे ही नहीं, लेकिन आप करोगे, मुझे मालूम है, पक्का भरोसा है। थैंक यू।